हेलो एवरीबॉडी। रूरल मार्केटिंग चैप्टर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात की थी, जिनमें रूरल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको इमर्ज होना पड़ा, क्या इसके पीछे वजह थी, वो सब हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग या ग्रामीण विपणन। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूरल क्या है और रूरल मार्केट क्या है उसकी स्टडी उसकी एक बार जानकारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रूरल। रिजर्व बैंक के अनुसार लोकेशंस विद पॉपुलेशन अप टू 10,000, जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन 10,000 तक है, 10,000 से नीचे है, वो ग्रामीण, 10,000 से 1 लाख सेमी अर्बन उप शहरी, और 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जो एरियाज़ हैं वो शहरी कहलाएंगे। तो हमारे लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है वो है 10,000 का जो लिमिट है, कि 10,000 से नीचे की आबादी वाले जितने भी एरियाज़ हैं वो ग्रामीण कहलाएंगे। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है कि रूरल इज़ दैट एरिया विच इज़ नॉट अर्बन। वो सब एरियाज़ जो शहरी नहीं हैं वो ग्रामीण कहलाएंगे। और शहरी में क्या आता है? शहरी में आता है ऑल लोकेशंस विद इन अ म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कंटेनमेंट बोर्ड और ए नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। जो कॉरपोरेशन के अंडर या म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंडर नहीं आता वो ग्रामीण एरिया कहलाएगा। कई बार सरकार जो है किसी नोटिफिकेशन को जारी करके ग्रामीण क्षेत्र का कुछ हिस्सा जो है शहर में मिला लेती है। जिस तरह हमारे यहाँ यमुनानगर में बुढ़िया गांव है, उसको शायद म्यूनिसिपैलिटी में ले लिया है, तो अब वो शहरी एरिया का पार्ट हो गया, वहाँ पर अब सरपंच नहीं बनता। इसी तरह शहरी सीमा से सटे हुए 1-2 और गांव भी इसी म्यूनिसिपैलिटी में शामिल कर लिए गए हैं। सेंसस ऑफ इंडिया जो जनसंख्या के आंकड़े प्रेजेंट करता है, प्रिजर्व करता है, उसके अनुसार रूरल मार्केट्स वो सब एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी 400 पर स्क्वायर किलोमीटर है। रूरल मार्केट्स आर एनी हैबिटेशंस विद अ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा, जहाँ की 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो कृषि या कृषि संबंधित कार्यों में बिजी है, इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर 400 तक प्रति व्यक्ति, प्रति किलोमीटर, प्रति स्क्वायर किलोमीटर व्यक्ति निवास करते हैं, और जहाँ पर 75% से ज़्यादा मेल पॉपुलेशन जो है, पुरुष वर्ग जो है वो किसी भी तरह की कृषि या संबंधित एक्टिविटी में भाग ले रहा है। ये रूरल मार्केट की डेफिनेशन है सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से। पर एक छोटा सा बदलाव जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, और आप लोगों ने भी उसको बड़े नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया होगा, कि जब आप लोग पैदा हुए थे, जो लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जब आप लोगों का जन्म हुआ था उस समय आपके पास क्या संसाधन उपलब्ध थे? आपके पास क्या रोज़मर्रा की चीज़ें अवेलेबल थी? और अभी आपके पास किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं? मैं टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर और उन सब साजो सामान की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन को
और आसान बना रही हैं या बना सकती हैं। मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो पूर्व में नहीं थे हमारे पास, और इसका एक जो बड़ा कारण था उसकी व्याख्या अभी इसी चैप्टर में हम आगे करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रूरल मार्केटिंग। अब हमने रूरल भी समझ लिया, मार्केट भी समझ ली, मार्केटिंग भी समझ ली। अब ये जानते हैं कि रूरल मार्केटिंग क्या है। सो रूरल मार्केटिंग इज़ द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन फॉर द रूरल एरियाज़, कि जो हमारी विपणन से संबंधित सभी गतिविधियां थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन रूरल मार्केटिंग कहलाती है। इट इज़ टू वे मार्केटिंग प्रोसेस विच एनकम्पासेस द डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द अर्बन टू रूरल एरियाज एंड वाइस वर्सा। टीपी गोपालस्वामी की डेफिनेशन है ये। और इस डेफिनेशन को समझने के लिए नीचे का डायग्राम जो है वो शायद हमारे काम आएगा। यहाँ पर 2 एरोज जा रही हैं, एक रूरल से अर्बन की तरफ और एक अर्बन से रूरल की तरफ। देखिए, अभी जो लॉकडाउन का काल था उसमें हमें एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि हमारा काम बाकी सब चीज़ों के बिना चल सकता है, पर कृषि उत्पाद जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा खाद्यान्न है, गेहूं है, चावल है, उसके अलावा सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो रूरल मार्केट से अर्बन मार्केट और अर्बन से रूरल। रूरल मार्केट से क्या जाता है? आउटफ्लो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स, सब्जियां जाती हैं, फल जाते हैं और खाद्यान्न, अनाज। और अर्बन मार्केट से रूरल मार्केट में क्या आता है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स। ड्यूरेबल्स वो जिनका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं, इसमें रेफ्रिजरेटर, इसमें टेलीविज़न, एसी, कूलर। और नॉन ड्यूरेबल्स जिनकी जो जीवन अवधि है वो कंपैरेटिवली कम होती है, वो सब शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ट्रैवल करते हैं, और जो कृषि उत्पाद हैं वो ग्रामीण से शहरी की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर एक बदलाव देखने को मिला है कि पहले प्राइमरी जो इंडस्ट्री थी या कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसके उत्पाद मोस्टली रॉ फॉर्म में या कह लीजिए कि अर्धनिर्मित अवस्था में वो शहरों की तरफ जाते थे, और शहरों से वो कंप्लीट होकर आगे बिका करते थे। परंतु अब जो आज वर्तमान स्थिति की बात करें तो काफ़ी विकास ग्रामीण क्षेत्रों में इस संदर्भ में हुआ है, और इसका श्रेय बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाओं और एजेंसियों को जाता है जिन्होंने ग्रामीणों को अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका दिया है। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग का विकास। देखिए, वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है या भविष्य में जो कुछ भी होगा, उसकी नींव काफ़ी वर्ष पहले रखी जाती है या रखी जा चुकी है। अगर आप एक प्रोग्रेसिव, अगर आप एक निरंतर गतिशील कंपनी या फर्म बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी गतिविधियों को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को समय पूर्व जो है तैयार करना होगा। उसके लिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली एक संगठन के तौर पर तैयार करना होगा। तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो फेज़ 1 की थी, और फेज़ 1 की अवस्था जो थी वो बिफोर 1960, इंडिपेंडेंस के बाद और 1960 से पहले की अवस्था, जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था। उसके अलावा असंगठित बाज़ार, जो ग्रामीण क्षेत्र था उसका अधिकतर भाग जो था वो असंगठित था। मशीनों का अभाव था, कृषि उपकरणों का अभाव था, कृषि उत्पादक तकनीकों का अभाव था, भंडारण की समस्याएं थी, विपणन की समस्याएं थी। तो ये सारा जो समय था
ये प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति से पूर्व का पीरियड था। पहला फेज़ ये था जहाँ पर ग्रामीण विपणन जो था उसका महत्व शायद ना के बराबर था और चीज़ें अपने वर्तमान स्वरूप को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। सरकारी योजनाएं थी, शायद उनके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी थी, या मैं कहूँ कि इम्प्लीमेंटेशन का दौर शुरू हो चुका था परंतु अभी नतीजों का वक्त बाकी था। सेकंड फेज़ की तरफ बढ़ते हैं 1960 से 1990 तक। ये दौर था प्री लिबरलाइजेशन का। एलपीजी जो पॉलिसी आई थी 1991 में, उससे पहले का ये फेज़ था जहाँ पर चीज़ें बदलने लगी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में काम होना शुरू हुआ था, कृषि यंत्रों पर काम हो रहा था। कृषि को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों का निर्माण शुरू हो चुका था। काफ़ी सारी कंपनियों को सरकारी सहायता भी दी जा रही थी और काफ़ी सारी कंपनियों को स्वयं स्वावलंबी बनाया जा रहा था। यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा था। कृषि के बीजों में हरित क्रांति की शुरुआत इसी अवस्था में हुई और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का जो नींव थी, आप कह सकते हैं, वो इस अवस्था में पड़ी। क्योंकि न केवल खाद्यान्नों की बल्कि खाद्य उत्पादन की जो तकनीकें थी उनका विकास भी हुआ। जो हमारे ग्रामीण प्रोडक्ट्स थे उनकी मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसी जैसे कि KVIC या खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, जिसका एक मुख्यालय शायद अम्बाला में भी है, वीवर सोसाइटी, गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए ग्रामीण शिल्प मेले भी लगाए जाते थे और इनके प्रचार प्रसार को मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक करने के लिए भी काफ़ी प्रयास सरकारी स्तर पर भी किए जा रहे थे। इसके बाद तीसरा फेज़ आता है 1990 से 2010 का। इस फेज़ में मैं कहूँ कि जो शहरीकरण था उसने रफ्तार पकड़ी और कहीं ना कहीं जो हमारी रूरल मार्केट थी या रूरल मार्केटिंग थी उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया गया, या उसके स्वरूप को भुनाने की जो कोशिश की जा रही थी वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दी गई, या कह लीजिए कि मामला थोड़ा स्लो हो गया। कारण ये था एलपीजी के बाद काफ़ी सारी विदेशी कंपनियों का आगमन जो था वो हिंदुस्तान में हो गया और उनकी जो बड़ी मार्केट थी वो लोग थे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी थी, पैसा था खर्च करने के लिए। इसलिए उनका जो प्रारंभिक रुझान था वो शहरों की तरफ था और कहीं ना कहीं उन्होंने शहरों में प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए सबसे पहले उन्हीं कंज्यूमर्स को बुलाने की और शहरों की भी जहाँ तक बात है, सबसे पहले टायर 1 सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है हमारी, उनकी तरफ था। राजधानी क्षेत्र, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इस तरह के बड़े शहर जो थे वो अर्बनाइजेशन की चपेट में सबसे पहले आए और उसके बाद धीरे धीरे टायर 2 और 3 सिटी में होते होते अब जो वर्तमान अवस्था है 2010 के बाद वाली, वो ग्रामीण क्षेत्रों तक चीज़ों को पहुंचा रही है। काफ़ी सारी कंपनियों ने, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महत्व को पहचानते हुए न केवल वहां पर अपने विकास और विपणन कार्यक्रम को आरंभ किया बल्कि उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें अपने साथ कोलैबोरेट करने का मौका दिया है। ITC उनमें से एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एमरॉन बैटरीज, इन सभी ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जो उनकी लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ग्राम पंचायतें, उनके साथ मिलकर न केवल ग्रामीणों के लिए प्रोजेक्ट चलाए हैं बल्कि उनको विकास करने के नए नए मौके भी उपलब्ध करवा रहा है। नेचर ऑफ रूरल मार्केटिंग, कुछ पॉइंट्स हैं मैं पढ़ रहा हूँ। पहला, ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं 2, कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब सवाल है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। देखिए, जीवन स्तर को आंका जाता है, हालांकि इसका जो पैरामीटर है वो कई बार जो है वो लगता है कि और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। किसी व्यक्ति के जीवन स्तर को आंकने के लिए हम उसके द्वारा किया जाने वाला खर्च
वो खर्च वो जो बेसिक वस्तुओं के अलावा करता है, रोटी कपड़ा और मकान से हट के जब वो खर्च करता है, किस तरह के वो कपड़े पहनता है, किस तरह के वो जूते पहनता है, किस तरह की उसकी जीवन शैली है, उन सब खर्चों से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेजर किया जाता है। तो पहला, जब हम इस तरह के बदलाव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों का जो लोकल हमारा पहनावा है, वेशभूषा है, खान पीन है, हम उसको ख़त्म करते हैं। और दूसरा है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। संस्था का गोल प्राइमरी सेटिस्फैक्शन प्लस प्रॉफिट मेकिंग, हम वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ रूरल कंज्यूमर्स। देखिए, एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप व्यक्तित्व को पूरा अच्छे से पहचानें। एक फॉर्मूला है, मैंने शायद इस चैप्टर में आगे जिक्र भी किया होगा उसका, एडाज फॉर्मूला, AIDAS, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। आप अगर सोचें कि हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके बाद वो हाथों हाथ बिक जाएगा, तो ये हमारी गलतफहमी है। हमें उस उत्पाद के लिए लोगों के मन में एक जगह बनानी होगी और वो जगह बनने में समय लगता है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो अटेंशन है, फिर इंटरेस्ट, डिज़ायर, इच्छा जागृत होना, एक्शन, विक्रय करना, और संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। आगे उसकी दोबारा बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले हमें ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो हमारा पोटेंशियल बायर होने वाला है, हमें उसका रुख समझना है, उसकी इच्छा को समझना है, उसकी ज़रूरतों को पकड़ना है और उसका सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ना है हमने, कि कहाँ पर आके वो हमारी वस्तु को लेगा ही लेगा। देन है डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट मीन्ड बाय रूरल एरियाज एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। जो हमारे 4 P हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उनका निर्धारण करना। उत्पाद कैसा रहेगा? फॉर एग्जांपल, कोलगेट के पास टूथपेस्ट के 10 से ज़्यादा वेरिएंट हैं और सभी का काम एक ही है, दांत साफ़ करना। तो हमें 10 वेरिएंट निकालने की क्या आवश्यकता थी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर है कंपटीशन को मात देना। तो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या लॉन्च करना है, 4 P से संबंधित मेरी क्या क्या क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होंगी, उन सब के संदर्भ में निर्णय लेना, और ऐसा निर्णय लेना कि मेरा उत्पाद मार्केट में अच्छा चले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन है एक्सेसिंग, स्टिमुलेटिंग एंड कन्वर्टिंग द परचेजिंग पावर ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। उनकी इच्छाओं का अनुमान लगाना, उसे डिज़ायर में कन्वर्ट करना, और फिर उस डिज़ायर को फाइनली परचेज डिसीजन में कन्वर्ट करना। जो मैं एडाज की बात कर रहा था आपसे, कि ऐसा नहीं है कि आपने वस्तु के बारे में बताया और ग्राहक जाते ही ले लेगा, नहीं, उसको समय लगेगा। आगे बात करता हूँ इसके बारे में। इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। एक सवाल आप और हम अपने आप से पूछते हैं कि आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले आप अपने पेरेंट्स से ये सवाल पूछिएगा कि जो हमारी आय थी, उस आय का एक निश्चित प्रतिशत जो है वो सेविंग में जाता था। उस सेविंग को कह लीजिए कि महिलाओं के पास रहती थी या जहाँ भी रहती थी। आज इनकम कई गुना बढ़ गई, पर क्या सेविंग भी कई गुना बढ़ी? जवाब ना में आने की संभावना ज़्यादा है। उसका कारण है बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे हमारा खर्चा बढ़ गया जो गैर ज़रूरी हैं, या उसको अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो मटीरियलिस्टिक हैं, जिनकी हमें शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं हमने उसको अपने जीवन का पार्ट बना लिया, महत्वपूर्ण भाग बना लिया। तो यहाँ पर परचेजिंग पावर को बढ़ाने की बात हो रही है, और परचेजिंग पावर तभी बढ़ेगी जब आप एक व्यक्ति को ये एहसास करवा दो कि इस वस्तु के बिना उसका जीवन अधूरा है। फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट की ही बात करूँ मैं, क्या हिंदुस्तान में जब टूथपेस्ट नहीं आई थी तो लोगों के दांत समय से पहले टूट जाते थे? क्या उनके दांतों में पीलेपन की समस्या थी या दांतों में कमज़ोरी थी? इसका जवाब है ना। बल्कि टूथपेस्ट के आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की समस्याएं बढ़ गई।
जब तक टूथपेस्ट नहीं थी, दातुन का इस्तेमाल किया जाता था, राख का इस्तेमाल किया जाता था, दांतों की उम्र भी ज़्यादा थी, सुरक्षित भी थे, और कह लीजिए कि चूल्हे की राख ही अपने दांत साफ़ करने काम आ रही थी, कोई एडिशनल आपका खर्चा नहीं लगता था। तो परचेजिंग पावर को कई एंगल से लिया जा सकता है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, एडास, अटेंशन। सबसे पहले एक व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो। अब ध्यान आकर्षित करने के कई तरीके हो सकते हैं। ये जो कंसेप्ट है एडवर्टीजमेंट के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है, अटेंशन, कि बार बार उस ऐड को दिखाओ ताकि वो उसका ध्यान खींचे। जैसे विक्स की गोली लो, खिंच की दूर करो। और इस तरह की बहुत सारी ऐड जो आपको इतिहास में ले जाएंगी और शायद आपको याद भी होंगी बहुत सारी एड्स। इंटरेस्ट, जब आप बार बार एक ऐड को देखते हो तो वो जो अटेंशन है वो इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरेस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं आपके मन में उस वस्तु के प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। देन है डिज़ायर। डिज़ायर से हमारा अभिप्राय है खरीदने की बड़ी तीव्र इच्छा, कि भी अब हम बस खरीदना चाहते हैं वस्तु को, और इसके बाद की जो अवस्था उसको एक्शन का नाम दिया गया कि अब हम जाते हैं और बाज़ार से वस्तु को खरीद लेते हैं। और उसके बाद जो रिज़ल्ट है या तो वो पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा। सेटिस्फेक्शन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपने देखनी है। और इसमें माध्यमों का चुनाव, जैसे आपने देखा होगा बसों के पीछे और लेफ़्ट राइट में भी कई बार बैनर लगे होते हैं। अखबारों में विज्ञापन है, रेडियो में विज्ञापन है, टीवी में विज्ञापन है, बस स्टैंड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, या शहर के गांव के मुख्य चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। स्कूल की दीवारों पर या सड़क के किनारे जितनी भी दीवारें हैं उन सब पर होर्डिंग लगे हुए हैं। ये सारे हमारे लिए अटेंशन खींचने का काम करते हैं। देन है कॉरपोरेट कंसेप्ट, और मुझे लगता है कि इसी कंसेप्ट के साथ ये टॉपिक जो है आज का ख़त्म करना पड़ेगा हमें। जो इस चैप्टर का बाकी भाग है वो सेकंड पार्ट का वीडियो जो है वो कल अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख लें। कॉरपोरेट कंसेप्ट, देखिए घूम फिर के मसला और बात वही है कि हम रूरल मार्केटिंग को तवज्जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कंपनी के बाद शहरों में बेस ख़त्म हो गया है और हमें नए कंज्यूमर की तलाश है, और नया कंज्यूमर हमारे लिए गांव में विराजमान है, गांव में प्रतीक्षा कर रहा है। और यातायात के बढ़ते साधनों ने भी इस बात को कहीं ना कहीं महत्व दिया है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों तक जो पहुंच थी वो ख़त्म हो चुकी है, या कह लीजिए कि वो पहुंच की जो बाधा थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना बहुत आसान है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के साधनों की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की वजह से हम ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की ये जो वीडियो है आप इसको देखिए, कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर, और जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे।